हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो क्लास 8th में हम पढ़ रहे थे फोर्स एंड प्रेशर यानी कि बल व दबाव, और बल व दबाव चैप्टर में हमने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स पर कि क्या इसके क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए और कैसे हम इन क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, क्या हमारे पास इनको लिखने का तरीका है। सो गिव टू एग्जांपल, पहला क्वेश्चन कह रहा है गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ सिचुएशंस इन व्हिच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको दो उदाहरण देने हैं, पुश यानी कि धक्का देने का, पुल यानी कि खींचने का, जिससे आप किसी वस्तु को धक्का दो या खींचो, पुश करो या पुल करो, जिससे बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाए। नाउ आपको पता होना चाहिए स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब होता है कोई बॉडी जा रही है वो अपने रास्ते, कोई बॉडी जा रही है उसकी स्पीड बढ़ जाए, कोई बॉडी चल रही है उसकी स्पीड घट जाए, कोई बॉडी जा रही है उसकी डायरेक्शन बदल जाए। दिस इज समथिंग नोन एज स्टेट ऑफ मोशन। तो ऐसा क्या हो सकता है? तो अगर आप पुश की बात करेंगे, पुश पुश मतलब धक्का देना, तो धक्का देने के लिए सबसे पहला आपके पास आ जाएगा पुश अ कार। कार को धक्का दोगे तो कार चलने लग जाएगी, तो पुशिंग अ कार, पुशिंग अ कार। ठीक है, कार को पुश करना आप कह सकते हैं कि जैसे आप कार को पुश करेंगे तो वो कार क्या करेगी, अपने आप कह सकते हो वो मूवमेंट करना शुरू कर देगी, और मूवमेंट करना जब शुरू करेगी तो यस यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि कार जो है चल रही है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो इसके लिए हमारे पास क्या उदाहरण हो जाएगा, पुशिंग अ कार, पुशिंग अ कार, एक कार को पुश करना पहला। दूसरी चीज क्या हो सकती है, अपने बॉडी से पुश करके बुक को दूर कर देना, यानी कि पुशिंग अ बुक ऑन अ टेबल या पुशिंग अ टेबल। भाई एक टेबल को धक्का दे दो, धक्का दे दोगे तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या, पुल की बात करते हैं, तो इसको उल्टा कर दो, पुलिंग अ कार कर दो, पुलिंग अ टेबल भी कर सकते हो, पर हम यहाँ पर करेंगे पुल अ डोर। पुलिंग अ डोर, एक दरवाजे को आप क्या करो, पुल कर लो, खींचो, तो जैसे दरवाजे को पुल करोगे तो दरवाजा खुल जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हो, पुल, तो हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, घोड़ा क्या कर रहा है, कार्ट को खींच रहा है। किसको खींच रहा है, कार्ट को। तो ये भी हमारे पास एक उदाहरण यहाँ पर हो सकता है। सिंपल सिंपल सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव टू एग्जांपल ऑफ सिचुएशन इन विच द अप्लाइड फोर्स कॉज अ चेंज इन द शेप ऑफ अ बॉडी। यानी कि आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या कर देगा, बॉडी का शेप चेंज कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो शेप चेंज करने वाली हम यहाँ पर देखेंगे कि शेप कैसे चेंज होता है। ठीक है, सिंपल सीधी सी बात, ये बात ध्यान में रखनी है। तो हमें यहाँ पर शेप चेंज करने वाली वो देखनी है कि कैसे बॉडी का शेप चेंज होता है, ऐसा क्या एग्जाम्पल होगा जिससे शेप चेंज किया जा सके। तो आप क्या करोगे, जब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल आएगा कि जब आप किसी बॉडी को पिचका दोगे, स्क्वीज कर दोगे, बॉटल को दबा दोगे या बलून को पिचका दोगे, तो क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हम यहाँ पर कहेंगे ऑन प्रेसिंग अ बलून और इन्फ्लेटेड बलून द शेप ऑफ द बलून चेंजेस। तो हम क्या कहेंगे, प्रेसिंग अ बलून, यानी कि गुब्बारे को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अगर हम पिचका देंगे तो ये हमारा क्या बता देगा, ये हमारा पूरा का पूरा ये बताएगा कि क्या हमारा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर होगा पुशिंग अ बलून या प्रेसिंग अ बलून। तो प्रेसिंग अ बैलून। ठीक है, ये बात याद रखना, दो छोटे छोटे उदाहरण आपके सामने हैं। चलिए फटाफट नोट करेंगे इन्हें, फिर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। चलो फटाफट से नोट करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहा है कि चलो हमें रिक्त स्थान भर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, टू ड्रॉ अ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू अप्लाई, क्या करना पड़ेगा, एट द रोप, हमें क्या करना पड़ेगा। सो टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल, जब हमें पानी निकालना है कुएं से, वी हैव टू, हमें खींचना पड़ेगा अपनी तरफ। तो अपनी तरफ खींचने को क्या कहते हैं, पुल। वी हैव टू पुल या वी हैव टू अप्लाई फोर्स एट द रोप, तो हमें पुल करना पड़ेगा। ठीक है, तो पुल करना पड़ेगा जिससे कि ये पानी बाहर आ जाए। अ चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट, तो अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स, एक चार्ज बॉडी क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी एक अनचार्ज बॉडी को अपने पास, अट्रैक्ट्स। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू, अगर एक लोडेड ट्रॉली अगर हम उसे मूव कराना चाहते हैं तो वी हैव टू पुश इट, हमें उसे धक्का देना पड़ेगा, राइट। पुश और पुल दोनों हो सकता है। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, तो ये क्या करेंगे, रेपल करेंगे। दो नॉर्थ और नॉर्थ अगर सामने है तो एक दूसरे को प्रतिकाशित यानी कि रिपल्शन करेंगे, और नॉर्थ और साउथ सामने है, आमने सामने है, तो अट्रैक्शन करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं इन क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो सिचुएशन है, उनसे पूछता है, कोई उदाहरण पूछता है कि भैया किसी बॉडी को पुश करने का उदाहरण बताओ, तो कुछ भी चीज हो सकती है, पुलिंग अ ट्रॉली हो सकती है, पुशिंग अ ट्रॉली हो सकता है, ट्रॉली को धक्का मारना,
ट्रॉली वो होती है, वो जो ठेली होती है ना जिसमें सब्जी बेची जाती है, उसको ट्रॉली बोलते हैं, तो उस ट्रॉली को धक्का मारना हो गया। या फिर हम ट्रॉली बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो किसी बैग को खींचना, तो पुशिंग अ बैग या पुलिंग अ बैग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे इसके उदाहरण हो जाएंगे। एक ऐसा एग्जांपल, दो एग्जांपल देना है, गिव टू एग्जांपल ऑफ सिचुएशन व्हिच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज ऑफ द शेप ऑफ द बॉडी। तो प्रेसिंग अ बलून, किसी बलून को आपने प्रेस कर दिया। और कौन सा उदाहरण हो सकता है सर जिससे हम किसी बॉडी का शेप चेंज कर दे? तो प्रेसिंग अ स्प्रिंग, जब आप स्प्रिंग को दबाओगे तब भी शेप चेंज होगा। और क्या हो सकता है? आटा गूंदा ना, तो आटा गूंदते हुए जब आप क्या करोगे, प्रेसिंग अ डो या फिर अप्लाइंग फोर्स ऑन अ डो, तो यस यहाँ पर क्या हो सकता है, आटा गूंदते हुए भी शेप चेंज हो सकती है। तो मैं यहाँ पर प्रेसिंग अ स्प्रिंग लिख रहा हूँ, या स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग भी हो सकती है, स्प्रिंग को खींचना, या स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड इज अ गुड एग्जांपल, क्योंकि प्रेस वाले दोनों एग्जांपल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे देते हैं एक रबर बैंड को खींच देना, इससे भी तो शेप चेंज हो रही है। तो स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, एक रबर बैंड को स्ट्रेच करना, ठीक है, एक रबर बैंड को स्ट्रेच करना, ये इसका उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, आर्चर स्ट्रेचेस हर बो व्हाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, शी देन रिलीजेस द एरो व्हिच बीइंग्स टू मूव टुवर्ड द टारगेट। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स। एक आर्चर है, तीर धनुष मारने वाली, ठीक है। शी एम्स एट टारगेट, उसने टारगेट को एम किया, रिलीज किया एरो, यानी कि एरो को छोड़ दिया, तीर को छोड़ा, एंड एरो जो है वो टारगेट की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है, यानी कि तीर जो है वो कहाँ जा रहा है, अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा है। ना बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन, ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमें यहाँ पर जो गैप दे रखे हैं इनको हमें फिल करना है, यानी कि इट इज अ काइंड ऑफ अ फिल इन द ब्लैंक्स, एक रिक्त स्थान भरो वाला ही क्वेश्चन यहाँ पर है। टू स्ट्रेच द बो, जब बो को खींचा होगा, धनुष को खींचा होगा, राइट। द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स, उसने एक फोर्स लगाया होगा, दैट कॉज चेंज इन इट्स, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब खींचा होगा तो खींच क्या होगा, मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप। तो ऑब्वियसली जब खींचा होगा तो क्या हुआ होगा, शेप चेंज हुआ होगा, आकार में परिवर्तन आया होगा, किसके, उस धनुष बाण में, धनुष के बाण की तो बात ही नहीं हुई, धनुष की बात हुई। नेक्स्ट कह रहा था, फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ, जब फोर्स लगाया गया आर्चर ने, यानी कि जब धनुष खींचा आर्चर ने, तो वो किस तरीके का टाइप है, एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है भैया, हाथ के बिना खींच, बिना संपर्क में, बिना धनुष के उसको पकड़े, क्या बोलते हैं, रोप को पकड़े तो गया नहीं होगा, ये तो खींचा होगा अपने हाथ से। द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स। तो बेसिकली क्या है, कौन सा फोर्स है, देखो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि कौन सा फोर्स उसने लगाया है यहाँ पर, कि जब एरो को खींचा है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है मस्कुलर फोर्स, हमने जब खींचा तो कौन सा यूज किया, मस्कुलर फोर्स यूज किया, तो मस्कुलर फोर्स हम यूज कर रहे हैं। मस्कुलर फोर्स किसका उदाहरण है, कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है। वाइल द एरो मूव टुवर्ड द टारगेट, जब एरो टारगेट की तरफ चल रहा था, फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर डैश ड्यू टू डैश एंड ड्यू टू डैश ऑफ एयर। तो जो फोर्स उस पर लग रहा था वो कौन सा लग रहा था, तो आप बोलोगे कि जब एरो हवा में चल रहा था टारगेट की तरफ, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू, एक फोर्स उस पर किसके कारण लग रहा था, एक फोर्स उस पर लग रहा था ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। क्या बोल सकता हूँ, ग्रेविटी फोर्स उस पर लग रहा था, क्यों, क्योंकि एरो हवा में है, तो ग्रेविटी फोर्स लग रहा था ड्यू टू ग्रेविटी, एक यहाँ से लग रहा होगा ग्रेविटी, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन, और एक लग रहा होगा फ्रिक्शन ऑफ एयर, तो एयर से फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो घर्षण बल भी इस पे लग रहा होगा। चलिए फटाफट नोट करते हैं इस पॉइंट को। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स। तो बेसिकली हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर ये बोला गया है कि जो हमें फोर्स देखना है कि कौन सा एजेंट उस पर लगा रहा है। देखो हमें कुछ सिचुएशन दे रखी है, हमें ये बताना है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट, एजेंट बताना है जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, ठीक। स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। तो स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। आप क्या कह रहे हैं, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन, जब आपने लेमन को पिचकाया जिससे उसका जूस निकले, तो बेसिकली यहाँ पर कौन एजेंट यूज हो रहा है, इफेक्ट बताओ फोर्स का, है ना, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, हर एक केस में इफेक्ट बता रहा है। तो जब आपने क्या किया, उंगली से फोर्स लगाया, तो एजेंट कौन है, उंगली, एजेंट कौन है, उंगली से लगाया ना आपने फोर्स, तो एजेंट तो उंगली हो गई। किस पे लगाया भैया, लेमन पे लगाया, यानी कि आपने लेमन को पिचकाया तो लेमन पे लगाया, फिंगर से लगाया, हाँ, तो ये किसका एग्जांपल है, शेप चेंज हो गई, तो क्या इफेक्ट देखने को मिला, चेंज इन शेप देखने को मिला। क्या इफेक्ट देखने को मिला, तो आपसे इफेक्ट ऑफ फोर्स पूछा है, चेंज इन शेप, यानी कि भैया लेमन का क्या हुआ होगा, शेप परिवर्तन हुआ होगा, आकार परिवर्तन होगा, जिसके कारण उससे जूस निकला होगा। टेकिंग आउट द पेस्ट फ्रॉम द टूथपेस्ट ट्यूब, तो टूथपेस्ट में हमारा हाथ एजेंट है,
है ना। अब हाथ से दबाया होगा तो टूथपेस्ट निकला होगा, तो इसने भी क्या किया होगा, चेंज इन शेप किया होगा टूथपेस्ट में, तो चेंज इन शेप यानी कि इसने भी इसका आकार परिवर्तन किया होगा, जिसके कारण ट्यूब प्रेस हुई होगी और ट्यूब से क्या होगा, पेस्ट बाहर आया होगा। नेक्स्ट कह रहा है लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग व्हाइल इट इज अदर एंड इज ऑन अ हुक फिक्स्ड। तो हमने एक स्ट्रिंग ली, रस्सी ली और एक वेट लटका दिया, अब ये रस्सी खिंच गई तो ग्रेविटी यहाँ पर एजेंट है भैया, हम थोड़ी खींच रहे हैं इसको, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण एक बल है, उसके कारण ये खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खींच रहा है। और इससे हुआ क्या, इससे भी चेंज इन शेप आया, चेंज इन शेप यानी कि आकार में परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है एथलीट मेकिंग हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। तो एथलीट भागा तो जिससे क्या हुआ कि वो एक बार को एक सर्टेन हाइट पर जंप कर जाए, तो इससे हुआ क्या, एथलीट भाग के क्या कर रहा है, अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, यानी कि चेंज इन स्पीड कर रहा है। तो बल का एक प्रकार हमने ये भी देखा था कि स्पीड बदल जाती है, तो चेंज इन स्पीड करने की कोशिश कर रहा है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन। ब्लैक स्मिथ होता है जो बेसिकली क्या करता है, जो लोहे का मतलब काम शुरू करता है, लोहे से काम करता है, ठीक है, क्या बोलते हैं लुहार, हाँ लुहार, तो लुहार को ब्लैक स्मिथ कहते हैं। सो जो ब्लैक स्मिथ होता है हैमर करता है हॉट पीस ऑफ आयरन को, मतलब बहुत गर्म लोहा है उसको पीटना शुरू करता है। वाइल मेकिंग अ टूल, कोई टूल बनाना चाहता है, लाइक कुछ भी बनाना चाहता होगा, सिकल बनाना चाहता होगा, कुल्हाड़ी एक्स बनाना चाहता होगा, वट एवर ही वांट्स टू मेक। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू द हैमरिंग इफेक्ट द पीस ऑफ द आयरन। तो हम जानते हैं जब पीस ऑफ आयरन को हम हॉट करेंगे तो वो मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, यानी कि आयरन जो होगा वो क्या होगा, उसके जो कण होंगे वो थोड़े से ढीले हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, पिघली हुई अवस्था में आ जाएंगे। सो ऑन हैमरिंग इट, जब हम उसमें हैमर करेंगे तो वी विल अप्लाई फोर्स, यानी कि मैं कहूंगा यहाँ पे ब्लैक स्मिथ हैमर अ हॉट पीस ऑफ आयरन। तो व्हेन अ ब्लैक स्मिथ hammers a hot piece of iron, the by applying, या मैं कह सकता हूँ by hammering it, the force applied on the iron, तो हैमर करने से क्या होगा, लोहे के ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा, और बल लगने के कारण क्या होगा, बल लगने से क्योंकि बल किसी एरिया पे लग रहा है यानी कि प्रेशर डेवलप होगा, एंड द हैमर क्या करने लगेगा, हैमर के थ्रू उस फोर्स से वो एक्सपेंड होने लगेगा, और एज अ रिजल्ट होगा क्या, जब हम उसको पीस कर प्रेस करते रहेंगे, बार बार हैमर करते रहेंगे, तो चेंज इन शेप हो जाएगा, क्या आएगा, चेंज इन शेप ऑफ आयरन आने के कारण, यानी कि मैं कहूंगा आकार में परिवर्तन आ जाएगा लोहे के, और लोहे के आकार में परिवर्तन के कारण हम जैसा उसका शेप देना चाहते हैं, नोकीला, पैना, गोल, मोल, हम उस तरीके से स्टूल को बना सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, ऑन हैमरिंग एन आयरन, एंड ऑन हैमरिंग आयरन, जब हम हैमर करेंगे किसी आयरन के ऊपर, सो दैट हैमर विल चेंज द शेप ऑफ द आयरन, वो हैमर क्या करेगा, बॉडी बदल देगा, शेप बदल देगा उस लोहे की, जिसके कारण वट एवर ही वॉन्ट्स टू मेक, कोई सा भी टूल बनाना है, a blacksmith can make it easily. Next question कह रहा है an inflated balloon was pressed against the wall after it has been rubbed with a piece of synthetic, ठीक है। तो एक इन्फ्लेटेड बलून है, फुलाया हुआ है, ठीक है, फुलाया हुआ इन्फ्लेटेड बोलते हैं, डिफ्लेटेड बोलते हैं जो हवा निकाल लेते हैं उसके डिफ्लेट हो जाता है। तो इन्फ्लेट मतलब एक बलून को फुलाया और दीवार पे क्या किया, उसे प्रेस किया, ठीक है। आफ्टर इट हैज बीन रब विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लोथ, सिंथेटिक कपड़े के साथ उसको रब किया और दीवार पे चिपकाना शुरू कर दिया। इट वाज फाउंड दैट द बलून स्टिक्स टू द वॉल, ये देखा गया कि बलून चिपक गया। बट फोर्स माइट बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द वॉल। तो सीधी सीधी सी बात है कि जब बलून को रब किया होगा तो उसके अंदर चार्ज आ गया होगा, और चार्ज के बाद जब हमने उसको दीवार में चिपकाया होगा तो चार्ज मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर डेवलप हो गया होगा, इस विद्युत चुंबकीय विद्युत स्टैटिक बल यहाँ पर आ गया होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। आपने उठाई है एक प्लास्टिक की बाल्टी, आपने किसी हाइट पे उठाई है, तो जब आप इस प्लास्टिक की बाल्टी को किसी हाइट पे उठाएंगे तो यहाँ पर कौन सा फोर्स यूज होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बच्चों मस्कुलर फोर्स हम यूज करेंगे। मस्कुलर फोर्स आपकी मसल्स यहाँ पर उपयोग में लाई जा रही हैं, मस्कुलर फोर्स, तो मस्कुलर फोर्स यहाँ पर उपयोग में लाया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है डिस्कस व्हाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट नॉट ब्रिंग द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो जब फोर्स लगाया गया है तो ये स्टेट ऑफ मोशन में क्यों नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि आपने इसको एक हाइट पे लाके होल्ड कर दिया है ना, ग्राउंड लेवल से ऊपर उठा के होल्ड कर दिया है, तो स्टेट ऑफ मोशन में यहाँ पर चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अ रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड टुवर्ड्स द लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। जैसे ही लॉन्चिंग पैड से रॉकेट निकला होगा, सैटेलाइट को छोड़ना है, एक उपग्रह को छोड़ना है, तो कौन से फोर्स लगे होंगे, तो नीचे खींच रही होगी ग्रेविटी, यानी कि पहला जो लग रहा होगा ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा, और दूसरा हवा से लग रहा होगा ड्रैग, जिसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन, या ड्रैग भी बोल सकते हैं। ड्रैग फोर्स हो गया एक थ्रू द एयर, एंड सेकंड हमारे पास कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दो फोर्स यहाँ पे इमीडिएट एक्ट करना शुरू कर देंगे,
क्योंकि जैसे ही जाने लगेगा हवा बोलेगी रुक जा, जिसको हम अपथ्रस्ट के थ्रू तो ये ऊपर जाएगा, पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगाएगा और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ खींचेगा, mg। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करते हैं। तो जैसे ही लॉन्च निकला, जैसे ही क्या हुआ, सैटेलाइट निकली, लॉन्चिंग हुई है, वैसे ही क्या हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे लगने लगा है। Along with it, the frictional force applied by the air is also acting on it, or you can say that the drag is acting on it. When we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water, air in the dropper seems to be escape in the form of bubble. Once we release the pressure on the bulb, water get filled into the bulb. The rise of the water is dropper due to, जैसे हमने ड्रॉपर में क्या करते हैं, बल्ब को दबाते हैं एंड देन रिलीज करते हैं, तो जैसे हम ड्रॉपर से बल्ब को दबाएंगे तो सारी हवा जो ड्रॉपर के अंदर है वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगी। एंड जैसे रिलीज कर देंगे तो सारी हवा अंदर चली जाएगी, ये पानी अंदर चला जाएगा ड्रॉपर के। कारण क्या है, तो प्रेशर ऑफ द वाटर, ग्रेविटी ऑफ द शेप ऑफ द रबर, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो होता क्या है, जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो गया और बाहर का प्रेशर ज्यादा था जो था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जैसे ही मैंने बल्ब को रिलीज किया तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, अंदर बाहर के सारे पानी को क्या कर देगा, अंदर की तरफ प्रेसिंग कर देगा, धक्का दे देगा। तो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग फ्रूटी पी पाते हैं, स्ट्रॉ से सकअप करके हम कोई भी चीज पी रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं तो हम लोग ड्रॉपर का जो यूज होता है वो भी हम यूज करते हैं, बच्चों को दवाई देने के लिए ड्रॉपर यूज किया जाता है ना, ठीक है, तो ड्रॉपर का हम उपयोग वहां पे करते हैं। चलिए नोट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमने सारे इसके क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट कर ही लिए कि जब हम बल्ब को दबाएंगे तो ड्रॉपर के अंदर होगा क्या, तो बल्ब को प्रेस करेंगे तो बल्ब को प्रेस करके अंदर की सारी हवा बाहर चली जाएगी, अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा था। अब बाहर कौन सा प्रेशर है, हवा का ही तो प्रेशर है, तो वायुमंडल या दाब क्या करेगा, इसको पूरा का पूरा अंदर, यानी कि इस जो ड्रॉपर है उसके अंदर इस पानी को प्रेस कर देगा। जैसे ही मैं अंदर का प्रेशर वापस बनाने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हेल्प से हम ड्रॉपर को फुल कर पाते हैं या फिल कर पाते हैं। सो ये बेसिक सा तरीका था, इस तरीके से हम सारे यहाँ पर क्वेश्चन निपटा ही चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।